गुड मॉर्निंग। हमारा आज पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी। क्या चैप्टर का नाम है? ऑन इक्वेलिटी। अब हम इक्वेलिटी से क्या समझते हैं? इक्वेलिटी से क्या समझते हैं हम? इक्वेलिटी से हम ये समझते हैं, हाँ, कि हम सब जो है सब बराबर होना चाहिए। इक्वेलिटी मतलब जितने भी पर्सन है वो सब क्या होते हैं? सब क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वली, सब इक्विलिटी से रहें। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज दे के रखी है, स्टोरीज बताई गई है ताकि आप इक्वेलिटी क्या है उसको समझो, है ना। तो इक्वेलिटी का मतलब होता है बराबर, मतलब समानता। ठीक है, इक्वेलिटी से कोई डाउट नहीं, हमको ये तो समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। डेमोक्रेसी से क्या समझते हो? कि पीपल्स आर फ्री टू वोट एनी पार्टीज, है ना। डेमोक्रेसी का क्या क्या मीनिंग होता है? कि जितना भी रूल होता है वो किसके हाथ में होता है? पीपल के हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में होता है, उस पर्टिकुलर सिटी का, पर्टिकुलर जगह का। ठीक है, तो we looked at the key elements of a democratic government. This includes people participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. देखो, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी स्टोरीज दे के रखी है कि सभी को पता है कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब ये होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि पीपल है, जो सिटीजन्स है, दे आर फ्री टू वोट, है ना। वो किसी को भी चुनेंगे तो क्या करेंगे? वो खुद से चुनेंगे। पीपल इलेक्ट देयर रूलर, है ना। पीपल क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं उनके रूलर्स को। ठीक है, ये राइट किसके पास में होता है? पीपल के पास में। इसी के लिए उनको उनको क्या कहा जाता है? कि वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको एक स्टोरी देके रखी है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि मंजीत कौर एक टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है ना। फिर एक गिरीश राव करके स्टूडेंट है, कांता देवी जो है वो काम वाली बाई है, डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, सुजाता कुमार जो है वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, तो ऐसे सबके सब लाइन में लगे हुए हैं। तो वो लाइन में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये क्या है? इलेक्शन का दिन है, सब वोट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो लोग बात कर रहे हैं, दो लेडीज है जो बात कर रही है। इजंट गुड सुजा दैट वी कॉल ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन विथ अस। इसमें वो क्या बोल रही हैं? दो फ्रेंड्स है, ठीक है। सुजाता बोल रही है कांता को कि कितना अच्छा है ना, हम लोग सिटीजन्स सब एक ही लाइन में खड़े होके वोट करने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने जैन साहब की बात की है ना। तो जैन साहब कौन है? जैन साहब के यहाँ पर वो क्या करती है? वर्क करती है। कौन? सुजाता। ठीक है, तो कांता बोलती है हाँ। फिर बोलती है गोन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर वो क्या बोलती है? कांता को बताती है कि अब आपका टाइम आ गया, अब जाओ आगे। ठीक है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आर एरिया। अब वोट्स वो कैसे करते हैं? कि उन लोगों को जिस भी मेंबर ने बोला होगा, जिस भी इलेक्शन करने वाले ने बोला होगा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर ये प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे वोट देना। तो कांता ने यही सोचा और कांता ने इसी के बेसिस पे क्या किया? वोट किया। ठीक है, फिर उसके बाद में वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। फिर उसने क्या किया? कांता जो थी वहां से चली गई, उसने बोला कि हम लोग मिलते हैं, और जो उसके जैन साहब थे उनको नमस्ते बोलते हुए वो निकल गए। फिर उसके बाद में कांता की जो बेटी थी, फिर क्या होता है कि जो कांता रहती है वो घर जा रही होती है, उसको पता चलता है कि जो उसकी बेटी है, उसका नाम है गुड़िया, वो जो है वो बहुत बीमार है। ठीक है, तो फिर क्या करती है? वो यूं बोलती है कि मैं उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ, पर अ, मेरे जो जैन साहब है, मतलब जहाँ पर वो काम करती, जिसके यहाँ पर, वो बोलती है कि वहां पर मैं जाके पहले उनसे एडवांस ले लेती हूँ ताकि मैं हॉस्पिटल जाके मेरी बेटी का इलाज करवा सकूं। ठीक है, तो हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड विल व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू हॉस्पिटल, ओके। तो उसके बाद में वो क्या करती है? कांता घर आती है, उसको कुछ काढ़ा वगैरह देती है उसकी बेटी को, और बोलती है कि मैं पहले काम करके आती हूँ, शाम तक फिर हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। अब
गुड़िया बीमार क्यों पड़ी थी? क्योंकि जो इस बस्ती में कांता रहती थी, उस बस्ती में क्या थी, बहुत गंदगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कांता रहती है, वो काम कर रही होती है, तो उसको जो जैन साहब की वाइफ रहती है वो बोलती है कि यहाँ पर कॉर्नर पे अच्छे से साफ करना, क्लीन प्रॉपरली, ठीक है। फिर वो वहां पर जो भी रहता है, ठीक है, फिर वो क्या बोलती है कि मुझे एडवांस चाहिए था, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तो वो पैसे दे देती है, पर वो यूं बोलती है कि देखो इसको अपनी आदत मत बना लेना कि हर बार एडवांस लेने वाली। तो वो कांता बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो उसको लेके जाती है डॉक्टर के पास में, कांता अपनी बेटी गुड़िया को। फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर वो लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता है। फिर कांता सोचती है कि यार अगर यहाँ पर जैन मैडम या जैन साहब खड़े होते तो क्या उनको यहाँ पर खड़ा होना पड़ता क्या? नहीं खड़ा होना पड़ता, क्योंकि वो तो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग तो पैसे देके आगे चले जाते हैं। बट हमारे पास में इतना मनी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो यही खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। जबकि वो लोग हमारे साथ में वोट देने के टाइम पे तो हम एक ही लाइन में खड़े थे सब, भले ही कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो लोग तो सब एक साथ में लाइन में खड़े थे। बट यहाँ पर तो वैसा है नहीं, है ना। तो इससे यहाँ पर तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इक्वेलिटी नहीं है, ठीक है। इक्वेलिटी है क्या यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक है जो कि इक्वल राइट टू वोट, है ना। अब वोट का राइट तो सभी के पास में है, सभी समानता से वोट देते हैं, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर, द स्टोरी अबव बिगिन विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। Kanta recognized her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. है ना। अब जो स्टोरी आपको बताई, मैंने सुनाई, उसमें आपको क्या बता रहा था कि कांता की स्टोरी है, वो जब लाइन में वहां पे खड़ी होती है इलेक्शन के टाइम पे, वोट करने के टाइम पे, तो वो सबको देखती है कि कोई अशोक जैन छोटेलाल जो है वो एक एम्प्लॉयर है, कोई नेबर है, तो वो लोग सब एक लाइन में खड़े होते हैं, है ना। जैन साहब जो कि उनके क्या थे, मालिक थे, वो भी एक ही लाइन में खड़े हुए थे। मतलब कि ये था कि इंडिया में, मतलब हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री जो क्या है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पर कोई कोई मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, कौन से आप कितनी एजुकेशन है आपकी, ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर आप रीच हो या पुअर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको अधिकार है वोट करने का, है ना। तो दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6, आप 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है इसको, है ना। जितने भी लोग हैं वो सब जब वोट करते हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर एजुकेशन, हाउ मच दे एजुकेट, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, है ना, व्हाट कास्ट दे आर, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, ये सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते हुए वो लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं एक ही लाइन में खड़े होके। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज इट states that every adult in a country, देखो इसके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों नाम रखा है, एडल्ट कब हम माने जाते हैं, हम 18 के अबू एडल्ट माने जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल मतलब ये पूरे यूनिवर्स में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। irrespective of their wealth and community she he belongs to has no vote, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all other because each of them has one vote. अब आपको पता ही है एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या बताया गया था कि कांता जो थी वो वहां पर वोट करने गई थी, उसको सारे उसके नेबर्स भी दिख रहे थे एंड ऑल, सब दिख रहे थे उसको, ठीक है। और वो सभी एक लाइन में खड़े हुए थे और क्या कर रहे थे, वोट कर रहे थे। तो वो बहुत एक्साइटेड थी कि देखो, मतलब मेरा मालिक भी यहीं पे है, मेरे पड़ोसी भी है, एक एम्प्लॉय भी है, वो सब हम लोग सब एक ही जगह पर एक ही लाइन पर खड़े हैं और हम लोग सबके पास इक्वली खड़े होके हम लोग वोट करने जा रहे हैं, है ना। तो what is that makes Kanta unsure that let's take a look at the day in her life. फिर कांता जो थी, कांता ने सोचा कि वो स्लम हैज अ ड्रेन बिहाइंड आवर हाउस, शी लिव्स इन अ स्लम, मतलब वो कहाँ रहती थी, एक बस्ती में रहती थी, ठीक है। जो उसकी डॉटर थी वो बीमार थी,
तो वो ऑफ नहीं ले पा रही थी उसके काम से, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको पैसे उधार लेना था, है ना, ताकि उसकी बच्ची को वो डॉक्टर को दिखा सके। हर जॉब एज डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। फिर उसने क्या करा, वो डॉक्टर के पास जाती, पर उसको क्या था कि उसको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था, है ना, क्या कहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा था, लाइन में। दिस लाइन इज फ्रंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन आर पुअर। ये लाइन क्यों लगती थी, क्योंकि वहां पर लोगों क्या थे, पुअर थे, मतलब गरीब लोगों की लाइन वहां लगती थी, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जो वोट का जो सिस्टम आया था वो कहाँ से आया था, कि वो इक्वल, उनके पास में इक्वलिटी से आया था, कि सबके पास में क्या होना चाहिए, वोट करने की समानता, समान अधिकार होना चाहिए सभी के पास में। फिर उसके बाद में अदर काइंड ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। अदर काइंड ऑफ इक्वेलिटी में क्या, कांता इज वन ऑफ माई मेनी पीपल हु लिव्स इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बस बट whose daily living and working condition are far from equal। देखो क्या होता है, कांता की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी, उसके अंदर क्या बताया है कि देखो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो रहते हैं, हम लोग इंडिया में तो रहते हैं, पर और अधिकार सभी के पास में, कि राइट टू वोट सभी के पास में है, पर क्या उनकी डेली लिविंग और जो भी वर्किंग कंडीशन रहती है वो सभी की क्या एक जैसी होती है क्या, नहीं होती है। कोई काम बहुत ज्यादा मेहनत करके कमाता है, कोई घर पे काम कर रहा है, और सबके पास अपनी अपनी दिनचर्या होती है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग दिनचर्या, तो क्या वो उस दिनचर्या से इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि कांता जो थी वो क्या कर रही थी, काम करने के बाद में, डेली बेसिस पे काम करने के बाद में पैसे लेके आती थी, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सप्रेस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो क्या होता है, जो गरीब लोग हैं तो वो लोग कई बार क्या किसका सामना करते हैं, अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का, सॉरी, किसका सामना करते हैं वो लोग, इन इक्वेलिटीज का, कई तरीके से, जैसे कि by reading the two stories given below, each of these based on real incident in people's lives and reflect the different kinds of inequalities that exist in India। जैसे कि हमने स्टोरीज पढ़ी, उसके अंदर हमको समझ में आया कि जो पुअर थी, कांता पुअर थी, तो उसको कहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा था, हॉस्पिटल की लंबी सी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। पर इसी की जगह अगर उसका मालिक होता, कौन था उसका मालिक, जैन साहब, वो खड़े होते तो वो खड़े नहीं हो पाते, वो तो डायरेक्ट अंदर चले जाते, क्योंकि वो क्या है, पैसे वाले लोग थे, है ना। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। देखो इनइक्वालिटी एक तो गरीब और अमीर है, उससे पता चली कि वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। दूसरा कहाँ से पता चला हमको, कि कास्ट सिस्टम भी है इंडिया में, तो सभी लोगों को इक्वल नहीं बताया गया है, कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटीज बताई गई है। If you live in rural India, your caste identify is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। अगर आप रूरल एरिया में, मतलब जैसे कि गांव टाइप में ऐसे अगर एरिया में रह रहे होंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कितना कास्ट सिस्टम का, कितना कुछ कास्ट सिस्टम को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, उससे आपकी पहचान होती है। बट अगर हम अर्बन एरिया में, अर्बन इंडिया में रहे, तो वहां पर कास्ट सिस्टम का कोई ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट जस्ट लुक एट दिस matrimonial show from a leading English newspaper and you will see how important the issues of caste continues to be in minds of highly educated urban Indians. Now let us read a story about the experience of Dalit child attending school. You have already read about Dalits in class 6th. Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using the word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। अब जैसे कि हम लोगों को बताया गया, दलित, आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में कि दलित की मतलब जो एक कास्ट होती है, ठीक है। दलित का मीनिंग इन लोगों ने बताया ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ, ठीक है। और इस कास्ट को क्या बताया गया है, इस वर्ड से ये यू पता चलता है कि जो कास्ट है वो क्या है, लोअर कास्ट है, मतलब नीचे की कास्ट है, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे, सभी को पता होगा, डॉक्टर अंबेडकर थे, है ना। पढ़ा किसी ने भीमराव अंबेडकर के बारे में? यस मैम, है ना। तो वो क्या थे, 1950 से 2003, तो सॉरी 2013 इज अ फेमस दलित राइटर।
वो एक राइटर थे, कब से कब तक, 1950 से 2013 तक, ठीक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूटन, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जूटन, जो कि उन्होंने पहली बार लिखी थी, और उन्होंने क्या लिखा था उसके अंदर, आई हैड टू सीट अवे फ्रॉम अदर्स इन क्लास। उनको क्लास में जितने बच्चे बैठे जाते थे उनसे क्या बिठाया जाता था, अलग बिठाया जाता था। कहाँ पर, फ्लोर पे, जमीन पर, है ना। द मेट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, और उनकी मिट्टी वगैरह सब, धूल मिट्टी सब लग जाती थी उसपे। द मेट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सीट वे बिहाइंड एवरीबडी। मतलब या तो फिर उनको सबसे पीछे बैठना पड़ता था, या तो फिर बाहर बैठना पड़ता था, किसके, दरवाजे के बाहर। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। क्या होता था उस झूठन, उसमें मतलब उन्होंने उनकी एक किताब लिखी है झूठन करके, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि उनको क्लासरूम से बाहर बिठाया जाता था डोर के, ठीक है, और कई बार उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के मारा भी जाता था। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the class and playground. He writes, the playground was way larger than my small physics could handle, and in cleaning it, उनको उनके हेडमास्टर ने क्या बोला कि तुमको क्लासरूम को भी तुमको सफाई करनी है, क्लासरूम की भी, और तुमको प्लेग्राउंड की भी सफाई करनी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं उस टाइम तो बहुत छोटा था, मतलब मैं इतना कैसे साफ सफाई करता, है ना। बाय बैक बिगिन टू एक, मतलब मेरी पीठ में, बैक में प्रॉब्लम भी आ गई थी, थक चुका था मैं, है ना। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा जो फेस था वो पूरी तरीके से धूल में हो चुका था। डस्ट हैड गॉन, जो डस्ट थी उनके मुंह में भी चली गई थी, है ना। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मतलब जो दूसरे बच्चे थे उनकी क्लास के, वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, वहां पर साफ सफाई कर रहे थे। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, जो हेडमास्टर था वो उनके रूम में बैठा बैठा उनको देख रहा था, ठीक है। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मतलब उनको पानी पीने का भी अलाउ नहीं किया गया था। आई स्वीप द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, एंड the eyes of the teachers and boys this spectacles, मतलब कि क्या हुआ कि जितने भी टीचर्स, स्टूडेंट्स जो भी थे, वो लोग सब देख रहे थे उनको साफ सफाई करते हुए, है ना। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज, एंड दिस ओनली केम टू an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He फिर क्या हुआ, ये कब खत्म हुआ, जब उनके फादर जो थे वो स्कूल से पास से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो साफ सफाई कर रहा है, ठीक है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर, मतलब फिर टीचर से मिले, उन्होंने बोला कि ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़ते हुए वो लेके गए टीचर के पास, फिर उन्होंने चिल्लाते हुए बोला कि सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मस्ट टीचर, he will study right here in this school, and not just him but there will be more coming after him. उन्होंने चिल्ला के बोला कि आप लोग मेरे बेटे से क्या करवा रहे हो, और ठीक है, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, आप एक टीचर हो, मतलब आप एक गुरु हो, तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, और मेरा बच्चा जो है, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हियर, मतलब वो इधर ही पढ़ेगा इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, मतलब इसके बाद में और जो बच्चे हैं वो भी आएंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था झूठन की कहानी में, उन्होंने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें ये बताया था।